फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका होस्ट दोस्त दिनेश जोशी स्टोरी ऑफ स्टॉक्स हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। द स्टोरी ऑफ स्टॉक्स एक तरीके से एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो कि आपके सामने कुछ अच्छे स्टॉक्स की स्टोरीज लेके आएगा ताकि आप कुछ अच्छे स्टॉक्स को, चुनिंदा स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकें या उनसे एक रीज़न ले सकें कि क्या ये हमारे उसके लिए प्रॉफिटेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। बहरहाल आज का जो पॉइंट है जो हम लेके चल रहे हैं वो है अडानी वर्मर का आईपीओ। अडानी वर्मर का आईपीओ एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिक्वायरमेंट के तहत बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन के साथ लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और लेकिन किसी भी बायर्स को ये तय करना कि उसे उसमें इन्वेस्ट करना या नहीं करना, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको देखने चाहिए। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो उसे देखने चाहिए, उसी को लेकर के हमने आज का ये एपिसोड बनाया है। अडानी वर्मर लिमिटेड ये एक कंपनी है। 1999 में एक जॉइंट वेंचर्स के तहत इसका ये बनी थी। और अडानी ग्रुप जो कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरेस्ट रखता है, ये ग्रुप गौतम अडानी लीडिंग करते हैं इसको। और विल्मर एक ग्रुप है जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जो कि एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स में ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में लीडर है एशिया की एंड वर्ल्ड की। और इन दोनों का जॉइंट वेंचर होता है 1999 में और दे स्टेब्लिश ए कंपनी दैट इज अडानी वर्मर एंड मुंद्रा में ऑपरेशन स्टार्ट किया था 1999 में। तब से लेकर कंपनी ने बहुत सारे और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को और सेगमेंट्स को भी शामिल किया ऑयल के साथ साथ। और ये कंपनी इंडिया की लीडिंग इंपोर्टर है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर एंड ऑयल एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का मेजर बिजनेस क्या है और कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। कंपनी के बिजनेस को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट सेगमेंट। एडिबल ऑयल एक उसकी सेगमेंट है, दूसरा इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स, तीसरा एफएमसीजी यानी फूड्स। एडिबल ऑयल में कंपनी एक लीडर है इंडिया में और ऑलमोस्ट जितने भी बेसिकली ऑयल्स बनते हैं एडिबल ऑयल्स उन सब में ही डील करती है मेजरली। और कंपनी का जो रेवेन्यू है 65% वो एडिबल ऑयल बिजनेस से आता है। और जिसमें कि पाम ऑयल, सोया ऑयल, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर ऑयल इसके मेजर प्रोडक्ट्स हैं। और बात करें लीडिंग इसकी एज ए ब्रांड, फॉर्च्यून ब्रांड जो आप सबको पता ही है। फॉर्च्यून ब्रांड के अंदर ये फॉर्च्यून, रागा और 2-3 ब्रांड्स हैं जिसके अंदर ये अपना प्रोडक्ट सेल करती है। अडानी वर्मर का जो मेजर प्रोडक्शन होता है वो होता है मस्टर्ड ऑयल और सोया ऑयल, जिसमें कि ये इंडिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर भी है। सेकेंड होता है जो इसका प्रोडक्ट है पाम ऑयल और राइस ब्रांड ऑयल, जिसमें कि ये नंबर 2 पोजीशंस में इंडिया में ये मैन्युफैक्चर कर रहा है। तीसरा सनफ्लावर ऑयल है जिसमें कि ये 3rd पोजीशन में है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये इसके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिसमें इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट में शेयर मेंटेन्ड है और जिससे कि ये एक लीडिंग पोजीशन में है। और इसका कंपटीशन जो है ब्रांड में, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रांड है फॉर्च्यून और इट इज़ ए नाउ हाउस होल्ड नेम एंड मोस्ट ऑफ द पीपल नो दैट, तो उस वजह से इसकी एक लीडिंग पोजीशन बनती है ब्रांडेड पैकेज फूड्स के अंदर। सेकेंड सेगमेंट आती है इसकी जो कंट्रीब्यूट करती है फूड एंड एफएमसीजी। बहुत पुराना सेगमेंट नहीं है, कंपनी 99 में ऑपरेशन स्टार्ट किया, उसके बावजूद कंपनी ने इस सेगमेंट को स्टार्ट किया 2013-14 के आसपास और समय समय पर कंपनी ने और भी प्रोडक्ट्स को इसके अंदर ऐड ऑन किया। इसमें कंपनी क्या क्या करती है, सोया चंक्स है, शुगर है, राइस है, बेसन है, व्हीट फ्लोर है और आपका साबुन है और हैंड वॉशर्स एंड सैनिटाइजर्स। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में पिछले 5-6 सालों में इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो इसमें कंपनी की जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, जो कंपनी की सेल्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो 11% है। कंपनी के मार्जिन्स बेटर हैं इस सेगमेंट से और कंपनी इस सेगमेंट को लेकर के काफ़ी कहते हैं पॉजिटिव है और फ्यूचर में और एक्सपेंशन प्लान्स करने की प्लान कर रही है। और कंपनी का अगर हम बात करें इस साल में, पिछले 1 साल में
जो साबुन और सैनिटाइजर्स हैं उससे कंपनी की 175% ग्रोथ हुई है उस सेगमेंट से। तो कंपनी क्योंकि कुछ डेरिवेटिव्स कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है इंडस्ट्री के लिए, जो कि ऑयल जो कि सोप और आपका डिटर्जेंट्स के लिए रॉ मटेरियल होता है, उसकी मेजर एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर है। तो कंपनी आने वाले टाइम में हो सकता है इसमें एग्रेसिवली एंटर करे, और क्योंकि कंपनी का खुद अपना प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल, तो कंपनी के लिए मार्जिन्स बहुत बेटर हो सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। थर्ड, कंपनी का जो प्रोडक्ट है जो कि 25% कंट्रीब्यूट करता है का सेल्स में, रेवेन्यूज में, वो है आपका इंडस्ट्रियल इसेंशियल्स। क्या होता है इंडस्ट्रियल इसेंशियल्स? इसमें हम जरा बात करते हैं। इंडस्ट्रियल इसेंशियल्स के अंदर ओलियोकेमिकल्स, कैस्टर ऑयल एंड इट्स डेरिवेटिव्स आता है, और डी ऑयल केक्स आते हैं। ऑलियोकेमिकल्स क्या है? कुछ प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स कंपनी जब प्रोसेस करती है अपने ऑयल को, उसकी जो प्रोसेस है उसके साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं, कुछ कैस्टर ऑयल से, कुछ इनसे, जिसमें कि कैस्टर ऑयल भी एक कंपनी का प्रोडक्ट है जो ओलियोकेमिकल्स में इंडस्ट्री को सप्लाई होता है। तो इसमें स्टेराइड एसिड, ग्लिसरीन एंड सूप नूडल, जो सूप का रॉ मटेरियल है, सर्फिकेंट्स हैं जो साबुन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं, वो कंपनी बनाती है इस सेगमेंट के अंदर। तो ये कंपनी का प्रोडक्ट सेगमेंट का वो बेस था। और कंपनी लीडर है अपना आपका कुछ प्रोडक्ट्स में, जैसे कि ऑयल्स में मैंने आपको बताया कि 1 और 2 पोजीशंस में, 1, 2, 3 पोजीशंस में इसकी कंपनी के जितने भी ऑयल्स हैं वो उसमें आती है। उसके अलावा एफएमसीजी में जो कंपनी ने लेट एंट्री करी है, उसके बावजूद कंपनी ने बासमती राइस में 2015 में काम स्टार्ट किया, और 2021 तक कंपनी नंबर 3 पोजीशंस पर आ गई है। ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के लिए, और कंपनी एक बड़ा ग्रुप का बैक लेके चल रही है, तो कंपनी स्केल में काम कर सकती है, और नो डाउट इट कैन बी नंबर 1 इन नियर फ्यूचर। सोया चंक्स में कंपनी नंबर 2 पोजीशंस में है, और आटा, व्हीट फ्लोर में 2018 में काम स्टार्ट करने के बाद 21 मात्र 3 साल के अंदर कंपनी सेकेंड पोजीशन में आ चुकी है ब्रांडेड आटे के अंदर। तो ये कंपनी की कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो लीडरशिप है फॉर्च्यून ब्रांड के अंदर, जो कंपनी के लिए एक स्ट्रेंथ है, और उसके शेयर के लिए भी एक अच्छा फीड है कि उसको आने वाले टाइम में इसको एनकैश करने का मौका मिल सकता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कि कंपनी की बेटर पोजीशंस फ्रॉम इट्स कंपटीटर्स है। वो क्या है बेटर पोजीशन? कंपनी का मार्केट शेयर जो है एडिबल ऑयल में एक ब्रांड नंबर 1 है, लीडर है। एफएमसीजी में इट्स टॉप 10 कंपनी, लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड एडिबल ऑयल्स, एंड कंपनी की 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 28 टॉयलिंग यूनिट्स हैं, 9.5 करोड़ हाउस होल्ड्स को कंपनी अपने प्रोडक्ट से टच करती है, 5500 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और 1.6 मिलियन यानी कि 16 लाख रिटेल आउटलेट्स कंपनी के हैं, जिससे कंपनी को एक बहुत बड़ा चैनल इनके पास है, ताकि ये अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में और क्लाइंट्स तक पहुंचाने में बहुत आसानी से ये पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पैन इंडियन की प्रेजेंस है और उनको बेचने में मुश्किल नहीं होगा। रेवेन्यू का ग्रोथ रेट कंपनी का पिछले 2 सालों में 13.4% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है, और जबकि पिछले कोरोना का 2 साल रहा है, उसके बावजूद कंपनी ने अगर मेंटेन 13.4% की हुई है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी के सेल्स को लेकर के, जो कि इसकी अभी सेल्स हुई है 37,000 करोड़ के अराउंड। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% रहा है फाइनेंशियल 21 का, और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ पिछले 2 साल का 39% रहा है। कंज्यूमर स्टेपल्स में, यानी जो कि अनाज वगैरह का प्रोडक्ट्स है, उसके अंदर कंपनी की ग्रोथ रही है 26.9%, और ब्रांडेड पोर्टफोलियो कंपनी का 86%। मतलब कंपनी एक लीडिंग पोजीशन में है कि ब्रांडेड ऑयल्स और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में कंपनी के रेवेन्यू शेयर जो है 86% है। तो कंपनी के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अब हम बात करते हैं कंपनी के आईपीओ के बारे में। कंपनी कितने शेयर्स लेके आई है और क्या करने वाली है। कंपनी की आईपीओ 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में ओपन रहेगा। शाम को 5 बजे तक 31 जनवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 218 से 230 का प्राइस बैंड है, और 36 करोड़ कंपनी से रेज करेगी। फेस वैल्यू इज 1, और कंपनी की लिस्टिंग एनएससी और बीएसई बोथ में रहेगी। और कंपनी का पोस्ट लिस्टिंग जो है प्रोमोटर्स का स्टेक 100 से रिड्यूस होकर के 87.5% के अराउंड आ जाएगा, यानी कंपनी मार्केट में 13% अपना शेयर डाइल्यूट कर रही है।
फ्रेश इशू का यूज़ कहाँ करने वाली है कंपनी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो निवेशक को पता रहना चाहिए कि कंपनी क्या वो अपने पैसे को पर्सनली यूज़ करने वाली है, क्या कुछ प्रमोटर्स अपना एग्जिट कर रहे हैं या कंपनी उसको बिजनेस में लगाने वाली है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी 3600 करोड़ में से 1900 करोड़ रुपए कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, मतलब कि आने वाले वर्षों में कंपनी प्लांट मशीनरीज, लैंड एक्विजिशंस मतलब पे खर्चा करेगी, जिससे कि उसकी कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी और बढ़ सके। और दूसरा है 1058.9 करोड़ कंपनी यूज करेगी रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, यानी उधारी कम करने के लिए कंपनी अपना 1000 करोड़ के आसपास पैसा खर्च करेगी, जिससे कि कंपनी की उधारी कम होगी तो उसके इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस भी कम होंगे और मार्जिन में शायद कुछ सुधार होने की आशा है। फंडिंग का स्ट्रेटजी एक्विजिशंस एंड इन्वेस्टमेंट्स पे कंपनी 450 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। 450 करोड़ से कंपनी क्या करेगी? कंपनी कुछ नए बिजनेस में एंट्री करेगी, कुछ ज्योग्राफिकली लोकेशंस में कंपनी और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना कर सकती है, कुछ नए प्रोडक्ट्स में कंपनी आ सकती है, क्योंकि कंपनी का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो अभी नहीं है रेडी टू ईट और एफएमसीजी में, बट कंपनी के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है अपने चैनल पार्टनर्स का, अपने रिटेलर्स का, तो कंपनी को बहुत आसानी से नए प्रोडक्ट्स को टाई अप कर करके किसी को एक्वायर कर करके ज्योग्राफिकल लोकेशन में पहुंचाने में बहुत आसानी होगी। तो ये कंपनी का पॉजिटिव साइड है कि 450 करोड़ रुपए से एक्विजिशंस करेगी और हो सकता है वो अभी जो इनका एफएमसीजी में सेगमेंट में 11% की कंट्रीब्यूशन सेल्स में है, ऐसा करने से उसकी कंट्रीब्यूशन में एक अच्छा इजाफा होगा जो कि अच्छे मार्जिन के साथ भी कंपनी की बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़ाएगा। राइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है कि कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है, कंपनी कैसे सेल्स करती है। 6 रीजन्स कंपनी ने बांटे हुए हैं और 6 रीजन्स में कंपनी के करीब करीब 116 लाख स्क्वायर फीट का जो है डिपो स्टोरेज है, जो कि 85 डिपो कंपनी के हैं, जहां से कंपनी डिफरेंट लोकेशन से अपना प्रोडक्ट्स को आसानी से अलग अलग रिटेलर्स के पास, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास या ई कॉमर्स जो कंपनीज हैं उन तक पहुंचाने में उसको आसानी होती है। कंपनी के पास 5586 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और कंपनी का रिटेल चैनल्स आउटलेट्स जो हैं 16 लाख हैं और कंपनी का टाई अप बहुत सारी जियो मार्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ग्रोफर्स ऐसी कंपनीज के साथ टाई अप है। ई कॉमर्स के साथ ही कंपनी खुद अपना ऑनलाइन भी काम कर रही है और कुछ कंपनी ने अपने स्पेशल शोरूम भी खोले हुए हैं, फॉर्च्यून शोरूम, और आने वाले टाइम में कंपनी कुछ उनमें और बढ़ाने वाली है उन आउटलेट्स को। कंपनी के जो फ्यूचर है, अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, क्योंकि पैकेज प्रोडक्ट्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, क्योंकि जैसे कि कंपनी ई कॉमर्स बिजनेस जो है बढ़ रहा है, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे रेडी टू मतलब कहीं जाकर किसी किराने की शॉप में जाकर के सामान तोलना लाना उससे बचना चाहता है और इजी टू ऑर्डर है। ऑनलाइन आपने ऑर्डर किया कंप्यूटर से या अपने फ़ोन से, आईफोन से या अपने टैब से, उससे आप ऑर्डर करके आसानी से एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो अब क्योंकि लोगों का एपिटाइट चेंज हो रहा है परचेज करने का, उस हिसाब से अगर हम बात माने तो आने वाले टाइम में कंपनी का सेल्स ग्रोथ और बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी का पैकेज प्रोडक्ट्स है, 86 कंट्रीब्यूशन ब्रांडेड एंड पैकेज प्रोडक्ट्स है, तो कंपनी की सेल्स में ग्रोथ अच्छी होने की आशा है। पर कैपिटा पैकेज फूड कंजम्पशन जो है इंडिया में मात्र 4700 पर कैपिटा, मतलब प्रति व्यक्ति जो हम खर्चा करते हैं 4700 रुपये प्रति व्यक्ति हम लोग पैकेज प्रोडक्ट्स को हम खरीदते हैं, जो कि कंपैरेटिवली हम चाइना से और अमेरिका से कंपेयर करें, चाइना में यही 16,000 है और स्पेंडिंग है, और अमेरिका में ये 1,12,500 रुपये तक की वो पैकेज फूड्स को कंज्यूम करता है पर कैपिटा कंजम्पशन। दूसरा, इसको देखते हुए आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा सकता है पैकेज प्रोडक्ट्स को लेकर के, फूड को। कम इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट्स करीब करीब जो उम्मीद है आने वाले टाइम में वो 11% की उम्मीद है कि नेक्स्ट 2-3 सालों में जो इस सेगमेंट है जो किचन एसेंशियल्स प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जिसमें कंपनी डील करती है, जैसे कि आपका शुगर है, आटा है, तेल है, एडिबल ऑयल्स हैं और चावल है, बासमती राइस, ये सब चीज़ें, उसमें इजाफा होने की उम्मीद है। अभी जो सेगमेंट की
जो मार्केट सेल्स है वो 6 लाख करोड़ के आसपास है, जो आने वाले टाइम में 10 लाख करोड़ हो जाएगा। तो मोटा मोटा 11 से 17% के बीच में कंपनी का आने वाले टाइम में इस सेगमेंट से रेवेन्यू भी रेस हो सकता है, ऐसा अलग अलग रिपोर्ट्स के हिसाब से सामने आया है टेक्नोपार्क रिपोर्ट के थ्रू। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि कंपनी का जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी एंड उसकी मार्जिन्स को लेकर के हम बात करें तो कंपनी ने पिछले 3 सालों में अच्छा ग्रोथ किया है सेल्स को लेकर के, और कंपनी का जो पिछले साल का सेल रहा है वो करीब करीब 25% ग्रोथ रह करके 37,000 करोड़ की उसकी सेल्स हुई है। हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का मार्जिन जो है 1.55% से बढ़कर 1.96% हो गया है मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। और कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 0.039 है। कंपनी का ईपीएस जो है वो आपका 6.39 है। तो ये कंपनी की कुछ पॉजिटिव चीजें हैं कि कंपनी लगातार अपनी एसेट्स को इंक्रीज कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन मेंटेन है, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, जबकि कोरोना के टाइम में काफ़ी चीज़ों ने कंपनी को लॉसेस हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कंपनी अपनी सेल्स को अच्छे पॉजिटिव 25% डबल डिजिट ग्रोथ में लेके आई है, एंड दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की कंपनी के एक चीज़ जो है कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ी सी, क्योंकि कंपनी का जो ओवरऑल प्लांट्स 22 प्लांट हैं, 10 स्टेट्स पे इनकी जो स्कैटर्ड इनकी यूनिट्स हैं उसके, और 10 क्रशिंग यूनिट्स, 18 रिफाइनरीज हैं। वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट जो रिफाइनरी है वो है आपका मुंद्रा की, जिसकी कैपेसिटी पर डे 5000 मेट्रिक टन की है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी, काफ़ी बड़ा प्लांट है मुंद्रा में इनका। और बट कंपनी का थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड अगर हम देखें तो कंपनी ने पिछले कुछ सालों में जो भी इनका ग्रोथ रेट है या उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी कम रही है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला पॉइंट है कि कंपनी की इंस्टॉल कैपेसिटी कम है और ज़्यादा है, और कंपनी कम ऑपरेट कर पा रही है, और कंपनी इंस्टॉल कैपेसिटी और बढ़ाना चाह रही है। तो यानी कंपनी मार्केट को लेके काफ़ी पॉजिटिव है कि आने वाले टाइम में हो सकती है इंस्टॉल कैपेसिटी पूरी कवर हो जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो कंपनी की सेल्स में काफ़ी मल्टीपल ग्रोथ होने की आशा है। कंपनी के जो पिछली कुछ समय में जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में कंपनी ने काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ किया हुआ है। 4173 आउटलेट्स जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वहाँ से कंपनी लेकर के 2021 में 5566 आउटलेट्स इसके डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं, और डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस में इसने इसको और चैनल अपना बढ़ाया है। बेटर ग्रोथ इन इंडस्ट्री। अब ग्रोथ इंडस्ट्री में कंपनी की डबल डिजिट ग्रोथ हुई है। अडानी वार्मर ने फाइनेंशियल 2020-21 में जो ग्रोथ रहा है 24% का ग्रोथ रहा है इसका एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के इसकी सेगमेंट के अंदर, जो कि बहुत अच्छा है। और कंपनी आगे आने वाले टाइम में और भी कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करने जाने की प्लान कर रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी के मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी पॉजिटिव सुधार हो सकता है। बेटर पोजीशन प्रोडक्ट मिक्स। मार्केट में जो हम लोग बात करते हैं एक कि किचन कमोडिटीज जो होती हैं, किचन एसेंशियल कमोडिटीज, तो वो करीब करीब जो कंपनी के पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट सेगमेंट में 6 लाख करोड़ के आसपास इसका एक मार्केट है जिसमें ये टारगेट करती है। और आने वाले टाइम में जैसा भी हमने बात की कि इसका 2025 तक ये मार्केट सेगमेंट बढ़ करके 10 लाख करोड़ पैकेज फूड्स का हो जाएगा। तो अडानी वार्मर एसेंशियल ऑयल, व्हीट फ्लोर, राइस, पल्सेस, शुगर, इन सब में ऑलरेडी डील कर रही है और भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करेगी। प्लस पॉइंट यह है कि जितने भी कंपटीटर्स हैं उसके सामने कंपनी के पोर्टफोलियो में एसेंशियल किचन कमोडिटीज में कंपनी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स को कवर कर रही है, जबकि HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, डाबर, ITC, नेस्ले, ब्रिटानिया, गोदरेज, मैरिको, पार्ले, इनका पोर्टफोलियो इन सारी चीजों को कवर नहीं करता है। अब हम बात करते हैं कि क्यों हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए हमें यह देखना है कि क्या कंपनी के ग्रुप के स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में। तो अगर हम देखें अडानी ग्रुप की कंपनीज ने पिछले 1 साल के अंदर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। जो लिस्टेड स्टॉक्स कंपनी की अडानी एनर्जी है उसका 43.74% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया है, जो शेयर इसका बड़ा है।
अडानी टोटल गैस जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन में है उसका एक 378% का रिटर्न आया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्टॉक शेयर प्राइस इतना बड़ा है। अडानी पावर का 105% स्टॉक ग्रोथ किया है पिछले एक साल में। अडानी पोर्ट्स का 39.53% ग्रोथ किया है और अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक जो है पिछले एक साल के अंदर 234.35% की ग्रोथ किया है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि क्यों कंपनी और ग्रुप पे लोगों को कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कंपनी क्या के प्रमोटर्स का अभी एग्जिस्टिंग बीजेपी गवर्नमेंट के साथ एक काफ़ी अच्छा रिलेशन है और कंपनी कुछ फेवरिज्म एक्सपेक्ट करते हैं लोग, तो इसीलिए कंपनी के शेयर्स की बाइंग कंटिन्यू रही है और लोगों ने इसको बाय किया है। इवन इट्स पीई इज़ वेरी हायर। तो इसीलिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं, हो सकता है ये स्टोरी रिपीट हो हमारे इस वाले आईपीओ में अडानी विलमर के, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। पॉजिटिव एस्पेक्ट कंपनी क्या है कि कंपनी इज लाइकली टू ऐड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इन स्टेपल सेगमेंट विच इज मोर प्रॉफिटेबल देन एडिबल ऑयल एंड ओलियोकेमिकल्स। कंपनी का एफएमसीजी में एक अच्छा ग्रोथ रहा है, खासकर जैसे कि सोप सेगमेंट में और सैनिटाइजर्स और हैंड वॉशर्स के सेगमेंट में कंपनी का ग्रोथ पिछले एक साल में 175% का ग्रोथ रेट रहा है। तो कंपनी जैसे कि खुद रॉ मटेरियल बना रही है और ओलियोकेमिकल्स के थ्रू कंपनी जो है एक बिगेस्ट एक्सपोर्टर है और कंपनी एक बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर भी है। जैसे कि ये ऑयल आपका सोप नूडल्स बोलते हैं वो बनाती है और कुछ अपना ग्लिसरीन है, ये सब चीज़ें कुछ केमिकल्स जो हैं कॉस्मेटिक सोप और आपका डिटर्जेंट्स में यूज़ होते हैं। तो कंपनी जब खुद रॉ मटेरियल बना रही है, अगर उसको अपने पास फिनिश प्रोडक्ट बनाने में उतर जाए तो बेसिक सी बात है कि कंपनी अच्छे मार्जिन्स मेंटेन करेगी अपने कंपटीटर्स से। तो अगर ऐसा कुछ होता है जैसा कि संभावित इनके जो कंपनी की मैनेजमेंट की इंटरव्यूज़ में बात आई है, तो कंपनी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रही है कि वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को और ऐड ऑन करे क्योंकि उनका ग्रोथ एंड मार्जिन अच्छा है। कंपनी ने जैसा कि खिचड़ी एक रेडी टू कुक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसको सिर्फ आपको पकाना है, उसने भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। अभी आने वाले टाइम में कंपनी रेडी टू कुक पोहा और बिरयानी बासमती राइस से जो बिरयानी बनती है उनको भी कंपनी रेडी टू कुक सेगमेंट में और ऐड करने की प्लान कर रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। कंपनी हैव ए गुड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिटेल चैनल विच इट कैन ऐड फ्रेश वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स विद नो एक्स्ट्रा एफर्ट एट एज इट हैज़ गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ क्वालिटी एंड ब्रांड वैल्यू। कंपनी का फॉर्च्यून ब्रांड काफ़ी बड़ा ब्रांड है, ब्रांड रिकॉल है मार्केट में। तो कंपनी अगर उसको और चीज़ों को पुश करती है उस ब्रांड के अंदर तो लोगों का कॉन्फिडेंस होता है और प्रीमियम रेट्स पे भी लोग उस चीज़ को बाय करते हैं। ये एक साइकोलॉजी एक रिटेलर की रहती है। लेकिन इन पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। वो क्या हैं? एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड कंपनी documents, it shows that the margin is very low as compared to big brand value of the company. कंपनी की ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी होने के बावजूद भी कंपनी की मार्जिन जो है वो अभी सिर्फ मात्र 2% है। तो कंपनी का वॉल्यूम बड़ा है, मार्जिन काफ़ी कम है। स्लाइट डिस्टर्बेंस इन इकोनॉमी में कोई डिस्टर्बेंस होता है, वेदर कंडीशंस डिस्टर्ब होती हैं या इंटरनेशनल कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या वॉर जैसी सिचुएशन आती है तो कंपनी के लॉसेस बहुत आसानी से कंपनी प्रॉफिट्स के लॉस में आ सकती है। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल सोर्सिंग कंपनी की इंटरनेशनली होती है, कंपनी का कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज में बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है। जैसे चाइना में ओलियोकेमिकल्स कंपनी कैस्टर ऑयल जो है 38% जो है चाइना को एक्सपोर्ट करती है। कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाए कंट्रीज के बीच में, बॉर्डर इश्यूज हो जाए तो कहीं कोई रिस्ट्रिक्शंस लगने से कंपनी को ऐसा रिस्क भी है क्योंकि स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है सेल्स का। कुछ ज्योग्राफीज में कंपनी इसको बहुत ज़्यादा बेच रही है और बहुत कम एक दो कंट्रीज से कंपनी अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रही है। तो ये थोड़ी सी जो एक कोर नेक्सस है वो थोड़ा सा कंपनी के नेगेटिव और रिस्की है कि कभी कुछ ऐसा होता है तो कंपनी के लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट मुश्किल हो सकता है या अपना सेल्स करना मुश्किल हो सकता है। इंस्टॉल कैपेसिटीज अंडर यूटिलाइज्ड, कंपनी की कैपेसिटी काफ़ी है बट यूटिलाइज कम हो रही है, वो भी एक पॉइंट है। बट आने वाले टाइम में क्योंकि पैकेज फूड्स की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि लोग अब पैकेज फूड से मूव कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इसकी ग्रोथ हो जाए या उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी बेटर यूटिलाइज हो पाए।
इवन आफ्टर एवरेज प्राइस ऑफ ऑयल शूट अप 30-40%। ऑयल का पिछले 2020 19-20 और 20-21 में करीब करीब 30-40% का उछाल उसके प्राइसेस में आया है। बट कंपनी के मार्जिन्स में और कंपनी की सेल्स वैल्यू में उतना इफेक्ट नहीं पड़ा है, जबकि कंपनी का 65% जो सेल्स आता है वो आता है आपका एडिबल ऑयल से। तो कंपनी की उसमें सुधार होना चाहिए। उपेक्षित जो उसकी उम्मीद है वो ज़्यादा होनी चाहिए, बल्कि सिर्फ 25% कंपनी की सेल्स में इम्प्रूवमेंट आया है या ग्रोथ आया है। और रेट्स काफ़ी बड़े हैं। 145 रुपीज़ के आसपास एवरेज सेलिंग रेट था दिसंबर 2020 में, और 2021 दिसंबर में जो प्राइस रियलाइजेशन रेट है वो कंपनी वो 185 के आसपास का या 200 के आसपास का मार्केट रेट ऑयल का रहा है। तो जितना रेट्स में इजाफा होगा उस हिसाब से कंपनी की सेल्स में इजाफा देखने को नहीं मिला है। तो थोड़ा सा ये एक इनकी सेल्स फिगर्स को लेकर के थोड़ा सा डाउट पैदा करता है। मतलब ऐसा मेरा मानना है। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर नॉट वेरी मच स्कैटर्ड, ये नेगेटिव पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। करेंसी फ्लक्चुएशन एंड वीकर रुपी कैन ड्रेन प्रॉफिट्स डिक्रीज हो सकते हैं अगर कंपनी की अगर इंटरनेशनली कुछ रेट्स रुपी की फ्लक्चुएशन होती है, महंगा इंपोर्ट करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें हैं। मेजर रॉ मटेरियल्स आर एग्री इंडस्ट्री विच फ्लक्चुएशंस इन प्राइस डिपेंड अपॉन वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस अगर ठीक रहती हैं तो इनके लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट आसान है। अदरवाइज इनको प्रोक्योरमेंट करना जो कि इनका मेजरली इंपोर्ट होता है उसमें इनको दिक्कत हो सकती है। ग्रे मार्केट, कोई भी निवेशक ये बहुत जरूर जानना चाहता है कि ग्रे मार्केट यानी कि अभी उसका ग्रे मार्केट यानी बैकग्राउंड में क्या रेट चल रहा है, ओपन मार्केट में उसका भाव में कितना उछाल चल रहा है शेयर के। तो करंट सिनेरियो थोड़ा नेगेटिव है, कुछ सेलिंग आई है, मार्केट करेक्ट हुए हैं, 18,000 से मार्केट नीचे आए हैं, काफ़ी नीचे आ चुके हैं। तो थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिव मूव कम है, थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट हल्का सा है। बट लिस्टिंग 8 फरवरी को होनी है तो उस समय तक कहा नहीं जा सकता। बट एट करंट सिनेरियो द रेट्स आर ग्रे मार्केट रेट्स आर अराउंड 40-60 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो दैट में वेरी ऑन द लिस्टिंग डे, डिपेंड्स अपॉन द मार्केट सिनेरियो। Post listing of stock trades around 310, it seems that it will be trade around 48 to 50 PE। कंपनी ने 36 का दिया हुआ भाव पे ये दे रहे हैं शेयर। 280 तक का जो भाव है वो उस पे रेट पे 230 रुपये का भाव जो है उस पे जो ये रेट दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, वो 36 की पीई पर है। लेकिन इंडस्ट्री पी 66 का है, उस हिसाब से थोड़ा सा शेयर सस्ता मिल रहा है। तो उम्मीद है कि ये पॉजिटिव, क्योंकि कंपनी की पीईज जो है, कंपनीज की ग्रुप की पीईज हैं, अडानी ग्रुप का ग्रीन का 645 पीई है जो बहुत हाई ट्रेड कर रहा है, काफ़ी महंगा ट्रेड कर रहा है। अडानी एंटरप्राइज का 188 पीई है, अडानी टोटल का 340 पीई है, अडानी ट्रांसमिशन का 163 है, अडानी पोर्ट का 28 पीई है। तो पीई जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करता है कंपनी के मल्टीपल्स में। तो सेगमेंट के वाइज से कंपनी कम रेट्स पे दे रही है, सस्ते पे शेयर दे रही है। एवरेज इंडस्ट्री पी 66 है, तो उम्मीद की जा सकती है ये ट्रेड 50 के पीई पे करे पोस्ट लिस्टिंग, तो 310 के आसपास भाव पे हो सकता है ये शेयर खुले, ऐसा हमारा मानना है। Conclusion: one can expect listing gains of around 80 to 120 rupees depend upon the market conditions। 310 प्लस के अराउंड ये 8 फरवरी को लिस्टिंग हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि 8 फरवरी को मार्केट में इंटरनेशनली और नेशनली क्या स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट्स होते हैं। बट इट्स गुड टू बुक प्रॉफिट, ऐसा हमारा मानना है। अगर आप ले रहे हैं शेयर को तो उसमें आप प्रॉफिट बुक कर लें, और नहीं कर रहे हैं तो कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम। शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यूज मार्जिन बहुत कम है, सिर्फ 2% मार्जिन पे ट्रेड कर रहा है और रिस्की है। तो थोड़ा सा मेरा ये मानना है, पर्सनल ओपिनियन है कि आप उसमें अगर आपको ये स्टॉक मिल रहा है तो आप उससे एग्जिट कर जाएं तो बेहतर रहेगा। और थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आपकी कोई अगर पसंद का कोई स्टॉक है जिसके बारे में आप एक कहानी, स्टोरी ऑफ स्टॉक सुनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट में आप मेंशन करें, ताकि हम आपको उसके बारे में डिटेल बता पाएँ। तो ये हमारा आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। और एक हमारी तरफ से आपको एक हिदायत है कि किसी भी तरीके से ये आपको
नहीं हम इसके थ्रू रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ये सिर्फ हमने आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखे हैं जिससे कि आप डिसीजन ले सकें कि आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें कि आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कहीं भी आप इसमें ये लेके ना चलें कि ये हमारी रिकमेंडेशंस हैं। आपको पहले अपने एडवाइज़र से एडवाइस लेनी चाहिए निवेश करने से पहले। तो ऐसा हमारा मानना है। थैंक यू, नमस्कार।